सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICSE रैंकर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कपल फोर्सेस, इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क के बारे में और मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि आज के लेक्चर में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कपल फोर्सेस, अब इनके क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। So let's define couple forces. When two equal and parallel forces act opposite to each other, then they both create a couple and they are called couple forces. Second, a couple has only effect of producing or preventing the turning effect of the body. Okay. अब हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ कपल फोर्सेस देख लेते हैं, क्योंकि ये कपल फोर्सेस बहुत सिंपल है। मुझे लगता है आप इन्हें पढ़ के भी समझ जाएंगे कपल फोर्सेस क्या होते हैं। पहला होता है स्टीयरिंग व्हील। अब देखिए, आप स्टीयरिंग व्हील को जब टर्न करते हैं तो एक आप फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड F और एक लगाते हैं अपवर्ड। अब देखिए, ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और दोनों पैरेलल भी हैं, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया कपल फोर्स का। अब जब आप बॉटल खोलते हैं तो एक बार आप फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ F और लगाते हैं अंदर की तरफ F, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कपल फोर्सेस। अब साइकिलिंग करना जब आप हर टाइम पेडल करते हैं तो आप हर टाइम कपल फोर्स लगाते हैं। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो अभी आप फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड F और दूसरे पैर से आप अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये देखिए दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए हम लोग इन्हें भी कहेंगे कपल फोर्सेस। अब आता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट और आज हम लोगों ने पढ़ लिया है कपल। तो अब कपल और मोमेंट में अंतर क्या होता है? सो कपल डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है कपल उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके अबाउट ही वो पैरेलल होता है। मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टू फोर्सेस ओनली, इट डज नॉट रिलाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए। Second, it is relying on the point of application of the force, and the movement is dependent on not the application of forces. It is not dependent on the application of forces. ये आपको याद रखना है। अब कपल में फ्रिक्शन नेसेसरी होता है, लेकिन मोमेंट में फ्रिक्शन जनरेट्स टू एडिशनल एक्सेलरेशन सच एज एंगुलर एंड रोटेशनल एक्सेलरेशन। इनकी हम बात तब करेंगे जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि जब फ्रिक्शन लग जाता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगती है। नाउ फिर रोटेशनल इफेक्ट कैन बी इक्वलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्रॉपर फोर्स और अ प्रॉपर कपल। जैसे हमने सेकेंड पॉइंट पे देखा, द कपल हैज ओनली इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। बस यही एक्सप्लेन किया है पॉइंट नंबर 5 में। Now rotational effect can be stabilized only by another proper couple of equal and opposite torque। अब देखिए, कोई बॉडी घूम रही है तो उसे रोकने के लिए आप उसके उल्टी तरफ टॉर्क लगाते हैं, जैसे नल खोलना और नल बंद करना। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि नल खोलने में आपने टॉर्क लगाया, लेकिन अब उसे बंद करना है तो उसके इक्वल और उसके ऑपोजिट ही टॉर्क लगाएंगे तो ही वो बंद होगा। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कपल फोर्सेस और मूवमेंट ऑफ फोर्स में क्या डिफरेंस है। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स पे एक क्वेश्चन करते हैं, जिसपे कपल ऑफ फोर्स जो हमने अभी पढ़ा है उसका थोड़ा एप्लीकेशन। अब आप देखिए, एक फोर्स ब्लॉक 1 से लग रही है और एक फोर्स ब्लॉक 2 से लग रही है। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन अनइक्वल हैं, इसलिए हम इन्हें कपल फोर्सेस कह सकते हैं। ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि इक्वल ही होना बिल्कुल जरूरी है। हाँ, अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ये कपल फोर्सेस हैं, लेकिन अगर अनइक्वल भी होते हैं तो भी हम उन्हें कपल फोर्सेस कह देते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कपल फोर्सेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कब हम कपल फोर्सेस किस चीज को कह सकते हैं। नाउ अब आप देखेंगे कि ये रॉड कितनी है, 100 सेंटीमीटर की। ये जो ब्लॉक रखा है ये रखा है 10 सेंटीमीटर पे। 0 सेंटीमीटर से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप समझ गए होंगे। जो बीच है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो 50 सेंटीमीटर पे। जो ब्लॉक 2 रखा है वो रखा है 70 सेंटीमीटर पे। ब्लॉक 1 2 किलोग्राम्स का है एंड ब्लॉक 2 3 किलोग्राम्स का है। अब आप देखिए, जो 3 किलोग्राम्स का है उसमें नीचे रखी है 30 न्यूटन का फोर्स, लेकिन इधर फोर्स लिखा नहीं है।
अब एक बार जानिए कि ये फोर्स लगा कौन रहा होगा। क्या यहाँ पे कोई आदमी है जो इस ब्लॉक को खींच रहा है? नहीं। तो ये फोर्स लगा कौन रहा है? तो हाँ, अगर आपने सोचा है तो सही सोचा है, ये फोर्स ग्रेविटी लगा रही है। और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या होता है? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फोर्स क्या आएगी फिर? मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन होगा, आंसर आएगा 20 न्यूटन। दैट इज द फोर्स हेयर। ये इसलिए नहीं था क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना होगा एग्जाम में भी। नाउ अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कहते हैं। तो जो ब्लॉक 1 है इसकी F1 लेते हैं, तो F1 हमें कैसा टॉर्क प्रोवाइड कर रही है? वो मूव कर रही है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो हमें ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और ये जो हमारा ब्लॉक 2 है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब हमें मिलेगा नेगेटिव टॉर्क। तो अब देखते हैं टॉर्क बाय ब्लॉक 1, टॉर्क बाय ब्लॉक 1 इज इक्वल टू F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 यूज करेंगे क्योंकि ये ब्लॉक 1 की बात हो रही है। इसमें माइनस, तो F2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2। सो F1 इज इक्वल टू 20 इंटू, अब जो 10 है वो सेंटीमीटर में, तो उसे मीटर में करना होगा, 10/100। आंसर वुड बी 2 न्यूटन। एंड हेयर द फोर्स इज, फोर्स क्या है? 30 न्यूटन, इसमें गिवन था 30 इंटू, अब ये देखिए 50 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 20 सेंटीमीटर का। तो हम इसे लिखेंगे 20/100 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 कट गए, सो दिस इज -6 न्यूटन। अब देखिए क्या ये सही है? ओके, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ रहा है, ओके आपका आंसर आ रहा होगा -4 न्यूटन मीटर। तो जिनका जिनका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने देखा मैंने यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया और यहाँ मैंने 20 लिखा। इसका मतलब जो मैंने पहले लिखा था वो आपको ट्रिक करने के लिए था कि आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को कि ये डी होता क्या है। मैंने यहाँ 10 लिखा तो आपने मान लिया यहाँ 10 होगा, जबकि यहाँ 10 नहीं, यहाँ कितना होगा? 40 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज 4, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 2 न्यूटन मीटर का। और इधर मैंने न्यूटन मीटर भी नहीं लिखा। तो ये केवल इसलिए था कि देखने के लिए कि आप क्वेश्चन को कितना जान रहे हैं। आप क्या हर बार SI यूनिट देख रहे हैं? अगर आपने नहीं देखा है तो आपको और फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इन क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां आपके सब नंबर कटवा देंगी। यहाँ 10 नहीं, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 10 नहीं, यहाँ 20 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ न्यूटन नहीं, यहाँ न्यूटन मीटर आएगा। तो जो हमारा नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स है ये देखिए 2 न्यूटन मीटर आ रहा है और इसका साइन है पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है ये 8 न्यूटन मीटर जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ एक्चुअली में बॉडी टेंडेंसी टू मूव होगी और इसी तरफ बॉडी घूमेगी। तो इसलिए हमारा आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, जो हमें बता रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Two forces, each of magnitude 2 Newton, act vertically upwards and downwards respectively at two ends of a uniform rod of length 1 meter, which is pivoted at its center. Draw a diagram of the arrangement and determine the resultant movement of forces, ऐसे ही हम कह दें torque, about the midpoint of the rod. एक बार आप ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए, और मैंने आपकी आसानी के लिए डायग्राम पहले ही बना दिया है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही इसको भी करने का ट्राई कीजिए। और ध्यान रहे यहाँ टॉर्क की बात है तो न्यूटन नहीं न्यूटन मीटर आएगा, और जो डिस्टेंस है वो अब आपको देखना है। तो वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो अब आपने मुझे लगता है ट्राई कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। सो ये इसका मिड पॉइंट है और इसकी लेंथ क्या दी गई है? 1 मीटर। सो A टू O की डिस्टेंस क्या होगी? 0.5 मीटर एंड O टू B की डिस्टेंस कितनी होगी? 0.5 मीटर। सो पहले हम इधर आते हैं और लिखते हैं टॉर्क A की डायरेक्शन क्या है? टॉर्क A इज क्लॉकवाइज एंड टॉर्क B इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। तो अब जब क्लॉकवाइज है तो ये सिंपल सी बात है कि दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क नेट इज इक्वल टू टॉर्क A प्लस टॉर्क B। Now torque A will be 2 into 0.5। अब हम इधर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
ये ध्यान रखिएगा, प्लस 2 इंटू 0.5। अब देखिए ये कपल फोर्सेस, ये भी कपल फोर्सेस है, क्योंकि देखिए 2 न्यूटन और 2 न्यूटन और दोनों ही पैरेलल हैं, इसलिए दोनों कपल फोर्सेस हैं। तो देखिए अगर आपको टॉर्क का नहीं पता, कपल फोर्सेस के बारे में नहीं पता, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर दे। तो इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए दे आर कपल फोर्सेस। तो अब इसका आंसर आएगा 2 न्यूटन, नो न्यूटन मीटर। अब हमने केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात की है तभी। अब आते हैं इसके डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो हमें पता है दोनों चीजें क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो -2 न्यूटन मीटर। तो आंसर देखते हैं, आंसर में माइनस का ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात की गई थी, इसलिए आंसर होगा ए, दैट इज 2 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाती है तो आप लिख सकते हैं द आंसर वुड बी माइनस, और माइनस केवल डायरेक्शन शो करता है। यहाँ पे माइनस का कुछ और मतलब नहीं है, इट ओनली शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आगे हम लोग इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम आता है 1 मार्क्स का। सो नाउ अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब यहाँ हम इक्विलिब्रियम बात करेंगे एक सिंपल बॉडी के बारे में। एक सिंपल बॉडी में इक्विलिब्रियम होता क्या है। एक सिंपल बॉडी में अगर डिफाइन करें तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब उसमें कोई लीनियर या फिर हम कहें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता है, तब हम कहते हैं ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। एक सिंपल मैकेनिकल बॉडी या फिर एक सिंपल बॉडी के बारे में बात करें, सो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम पे आते हैं, एंड दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। कंडीशन 1, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब जब बॉडी सीधी चलती है तो अगर उसका इक्विलिब्रियम होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, द नेट फोर्स शुड बी 0, और अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो सिग्मा ऑफ फोर्सेस, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब बॉडी गोल गोल घूम रही हो, नेट टॉर्क शुड बी 0, या फिर मैथमेटिकली लिखें तो समेशन ऑफ टॉर्क या फिर सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम भी कितने टाइप के हैं, क्योंकि हमने देखा है जब नेट फोर्स 0 होती है तब भी हमने देखा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में, जब बैलेंस फोर्स होती है और बॉडी फोर्स 0 होता है लेकिन तब भी बॉडी मूव कर रही होती है, तो इसलिए 2 टाइप के इक्विलिब्रियम भी बन जाते हैं। पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी रेस्ट पे हो, एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी में क्या हो रहा हो, जब बॉडी में मोशन हो रहा हो। ना पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ये वो केस है बैलेंस फोर्स का जहाँ पे बॉडी रेस्ट होती है, जहाँ बॉडी रेस्ट में होती है और सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 होता है। वेलोसिटी होती है बॉडी की 0 और नेट फोर्स भी 0 होता है। जैसे हम माने कि एक बॉक्स आपके टेबल पे पड़ा है, ना वो बॉक्स कहीं मूव कर रहा है ना कहीं थोड़े टाइम बाद चला जाएगा, तो उस पर नेट फोर्स भी 0 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी 0 है। अब देखिए ब्लॉक पे फोर्स लग कहाँ रही होगी, जब आपकी टेबल पे रखा है, एक बार सोचिए, आप देखेंगे कि एक फोर्स है जो ब्लॉक पे लगा रही है अर्थ, जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक फोर्स है जो टेबल लगा रही है ब्लॉक पे, दैट इज नॉर्मल फोर्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिएक्शन फोर्स। अब आते हैं दूसरे टाइप के इक्विलिब्रियम में, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, बॉडी इज इन मोशन, क्योंकि डायनेमिक मतलब ही मोशन होता है, या डायनेमिक सिग्निफाई करता है एनी मूवमेंट को। सो बॉडी इज इन मोशन एंड बैलेंस फोर्स कंडीशन भी अप्लाई होती है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 है लेकिन बॉडी तब भी मोशन में। अब किसी को बैलेंस फोर्स कंडीशन नहीं पता है तो उसको लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखना चाहिए और पता करनी चाहिए कि फोर्स होती क्या है और बैलेंस फोर्स कंडीशन क्या होती है। नेट फोर्स 0 है जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, और देखिए वेलोसिटी भी कुछ है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकती है, 5 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है एक कार। बहुत बार होता है जब सीधी रोड होती है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो हम अपनी कार को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते हैं, वैसे ही ये कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। इसका एक्सेलरेशन 0 है, नो एक्सेलरेशन, जस्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कार चल रही है। इसे हम क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। कार इक्विलिब्रियम में तो है, उसमें सारी फोर्सेस बैलेंस्ड भी हैं, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
ये डायरेक्ट एमसीक्यू के फेवरेट क्वेश्चंस है। और ये जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं ये पूछता है व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ए बी सी डी में आपको दे देगा ऑप्शंस और आपको टिक करना होगा कि कौन सा डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक्चुअली में एक्सप्लेन करता है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम या डायनेमिक और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, let's read the question. The necessary condition for a body to be in equilibrium is. अब देखिए मैंने कहा था कंडीशंस पे क्वेश्चन आना पक्का है। हो सकता है आपके सेमेस्टर के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए। सो ए, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। ओके, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। Resultant movement of all forces acting on the body about the point of rotation should be 0, that is sigma torque is equal to 0. The resultant of all forces and rotational movement of all the forces acting on the body should be equal to 0. अब इसमें दो बातें की गई हैं, एक है सिग्मा f is equal to 0 and sigma tau is equal to 0 and D is none of the above. अब हमने देखा इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन होती है, पहला होता है ट्रांजिशनल कंडीशन और दूसरा होता है रोटेशनल। तो अब देखिए कहाँ पे दोनों चीजें या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की गई हैं, वो है आंसर नंबर सी में। आंसर में ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों की बातें की गई हैं, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये आता है 3 मार्क्स का। जो इसका क्वेश्चन बनता है वो होते हैं 3 मार्क्स का। जो हमने पहले भी क्वेश्चन किए वो भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे थे, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसलिए अलग से टॉपिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये डिफाइन करता है कि टॉर्क की वजह से इक्विलिब्रियम कैसे होता है। अब देखते हैं यहाँ कोई बॉडी रखी है m मास की, उसका फोर्स आ रहा है mg। अब यहाँ भी रखी है m2 मास की कोई बॉडी या फिर m मास की रख दें और इसका फोर्स आ रहा है mg। अब आप देखेंगे जो बॉडी 1 है वो एंटी क्लॉकवाइज लगा रही है टॉर्क और दूसरी है क्लॉकवाइज, और ये दोनों ही इक्वल हैं और ये दोनों ही कपल फोर्सेस हैं। तो हमें ये पता चल जाए कपल फोर्सेस होती हैं जो उनका टॉर्क लगता है वो हमेशा एज अ सम और अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। तो व्हेनेवर यू सी कपल फोर्सेस आपको पता चल जाएगा कि अब इनका जो टॉर्क है या समेशन ऑफ टॉर्क है वो 0 आएगा और देयरफॉर इक्विलिब्रियम में रहेगी बॉडी। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कह सकते हैं, एंड CW इज क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर क्लॉकवाइज टॉर्क। अब दोनों इक्वल है तो नेट क्या आएगा, नेट विल बी 0, देयरफॉर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, और इसे हम कह सकते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ROTATORY रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A boy of mass 25 kg is sitting at a distance of 2 meter from the middle of a seesaw. अब आप देखिए ये एक सीसो है और वैसी ही कंडीशन ये थी। अब हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का यहाँ एप्लीकेशन होने वाला है। Where should a boy of mass 30 kg sit so as to balance the seesaw? अब आप देखिए यहाँ पे एक बॉय है और एक गर्ल है। ओके, तो क्वेश्चन में गलत है, बॉय नहीं इधर गर्ल आएगा। Where should the girl of mass 30 kg sit? तो बॉय 1 का मास कितना है 25 kg एंड गर्ल का मास कितना है 30 kg। अब वेट, एंड वेट हेयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट लिखिए या लिखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दोनों सेम होता है। सो 250 न्यूटन आपको पता करना है कैसे आया, हेयर 300 न्यूटन। ओके, अब दिया गया है R1, बॉय 1 कितनी दूरी पे बैठा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर हम कहें सी सॉ के मिडिल पॉइंट से, एंड दैट इज R1 इज इक्वल टू 2 मीटर। और पूछा गया है कि गर्ल को कितनी दूर बैठना चाहिए सो एज टू बैलेंस द टॉर्क, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम को जब हमें इस पर अप्लाई करना है तो उस गर्ल को कहाँ बैठना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग डिस्टेंस ही चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चा बैठा है तो उसका जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा।
तो जो उसका काउंटर बैलेंस होगी, जो गर्ल होगी, उसको अपना डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा जिससे वो टॉर्क इक्वल आए। तो हम कहेंगे टॉर्क बाय बॉय शुड बी इक्वल टू टॉर्क बाय गर्ल। सो टॉर्क बाय बॉय, अब देखिए टॉर्क बाय बॉय किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और टॉर्क बाय गर्ल किस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे हम कह सकते हैं टॉर्क वर्सेस काउंटर टॉर्क कंडीशन। तो ये क्या है, ये बॉय का टॉर्क है और इसका काउंटर कौन कर रही है, इसका काउंटर कर रही है गर्ल, जिससे ये लोग इक्विलिब्रियम में रहें। और जब आप सी सॉ में इक्विलिब्रियम में होते हो, मतलब आप एक दूसरे के सामने होते हो या फिर एक ऐसी कंडीशन में होते हो जहां जो सी सॉ है वो रेस्ट पे हो जाता है। हो सकता है वो टेढ़ा हो जाए या हो सकता है वो सीधा रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सी सॉ सीधा हो जाता है। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क बाय बॉय 250 into 2 meters and girl will be 300 into R2. So R2 will be 5 by 3. अब आंसर है पॉइंट में, तो दिस इज 1.6 meters R2. So देखिए 1.6 कहाँ है, B में. So the correct option is option B, which is 1.67 centimeter. Sorry, meter. अब बॉय बैठा है 2 मीटर पे, लेकिन गर्ल हैवी है, अगर गर्ल भी 2 मीटर पे बैठ जाएगी तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका मतलब बॉय ऊपर हो जाएगा और गर्ल नीचे हो जाएगी, लेकिन हमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है और दोनों को आमने सामने एक ही लेवल पे रखना है। इसलिए गर्ल थोड़ा आगे बैठेगी, जिससे जब उसका डिस्टेंस कम होगा तो उसका जो टॉर्क लग रहा है, जो काउंटर टॉर्क लग रहा है, वो भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंसिंग पॉइंट। ये आपके पेपर में 1 मार्क्स का आता है, तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर इरेगुलर बॉडी, अब देखिए 2 टाइप्स की बॉडी एग्जिस्ट करती हैं। प्रैक्टिकल बात करेंगे बिल्कुल कि आप देखेंगे तो आपके घर में भी 2 टाइप की बॉडीज होंगी, एक होगी इरेगुलर बॉडी और एक होती है रेगुलर बॉडी। इरेगुलर बॉडी का कोई शेप नहीं होता, या फिर कह दें कोई शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई भी बॉडी ले लीजिए, आप कुछ भी ऐसे पेन से ड्रॉ कीजिए, वो एक इरेगुलर बॉडी होगी। जैसे हम देखते हैं घर में हमारी मदर्स आटा गूंथती हैं, तो वो आटे का शेप हर बार चेंज हो जाता है, तो वो आटा एक रेगुलर बॉडी नहीं होगा, एक इरेगुलर बॉडी होगा। अब देखिए आपके पास एक पेंसिल बॉक्स होगा या आप किसी चेयर पे बैठे होंगे, तो वो एक रेगुलर बॉडी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा खिसकाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं, लेकिन आप आटे में थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। अब साइंटिस्ट के मन में आया कि हम रेगुलर बॉडीज का तो बता देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले हम इरेगुलर बॉडीज का देखते हैं कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बताएं। तो साइंटिस्ट के मन में आइडिया आया कि चलो जैसे एक सीसो वाली कंडीशन बनाते हैं, एक बार इसको बैलेंस करके देखते हैं कि ये कहाँ से बैलेंस हो रही है। एक बार फर्स्ट टाइम लिया यहाँ से बैलेंस किया, लेकिन बॉडी इधर घूम जा रही, एक बार लिया इधर से बैलेंस किया, लेकिन बॉडी इधर घूम जा रही, फिर इसके बीच में एक पॉइंट लिया और उधर से बैलेंस किया, तो देखा अब बॉडी दोनों तरफ से बैलेंस्ड है और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे उस बॉडी पे इक्विलिब्रियम या फिर दोनों टाइप की जो फोर्सेस लग रही थी दोनों साइड पे, जिससे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, वो जब बैलेंस हो जा रही हैं, तो उस पॉइंट को नाम क्या दिया, बैलेंसिंग पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट जो दोनों साइड के वेट से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो बैलेंस हो जाए, तो हम उसे कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब साइंटिस्ट के मन में ये दिमाग में ये आइडिया आया कि देखिए ये इरेगुलर बॉडी है, अब ऐसा करते हैं इस पे थोड़ा फोर्स लगाते हैं, इसका फिर से हम शेप चेंज करते हैं। तब उसका शेप चेंज कर दिया ऐसे, तो अब इसका देखते हैं क्या फिर से वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा या फिर से वही बैलेंसिंग पॉइंट आएगा। एक बार इधर बैलेंस किया, बॉडी घूम गई, एक बार इधर किया, फिर बॉडी घूम गई। अब प्रीवियस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई उस पे बैलेंस किया, लेकिन देखा यार बॉडी फिर घूम गई। अब देखा कि जब हमने बॉडी को डिफॉर्म किया या फिर हमने बॉडी को चेंज किया, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से चेंज हो गया। इससे हमें एक और चीज पता चली दैट इरेगुलर बॉडी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड COG, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स नहीं होता है। अगर आप उस बॉडी को चेंज करेंगे थोड़ा फोर्स लगा के, या फिर इसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड होगा डीफॉर्म करेंगे बॉडी को, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट्स, वेट्स मतलब वो जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, वेट्स, ऑफ ऑल द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो।
ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इसलिए है क्योंकि ये टॉर्क इसकी वजह से नहीं है कि इसके ऊपर कोई बच्चा बैठा है या कोई वेट रखा है, ये इस बॉडी में जो मास है या जिस बॉडी में जो मास की वजह से जो फोर्स या वेट लग रही है उसकी वजह से ये टॉर्क है। इसीलिए द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, कहीं और से कोई पार्टिकल नहीं आया है, ये पार्टिकल्स बॉडी के अंदर है, इज जीरो। द एंटायर वेट of the body can be considered to act at this point howsoever the body is placed। इसका मतलब अगर हम इधर रख देंगे तो ऐसा रहेगा कि पूरी बॉडी का जैसे फोर्स या फिर पूरी बॉडी का जो वेट है वो इधर ही कंसंट्रेटेड है, इसलिए जैसे ही हमने इधर एक शार्प एज रखा, एक बैलेंसिंग पॉइंट बनाया, वो बॉडी तुरंत बैलेंस हो गई जैसे कि उसका पूरा मास यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा हो। ये एक थियोरेटिकल पॉइंट है कि ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअली में बॉस उसका जो मास होगा वो पूरी बॉडी पे होगा, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। अब हम लोगों ने इरेगुलर बॉडी के बारे में पढ़ लिया है, अब देखते हैं रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब देखिए ये स्लाइड है, ये आपको पूरी याद करनी होगी कि हर जो बॉडी होती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ होता है, और ये जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सॉलिड कोन, हॉलो कोन एंड दिस ट्रायंगुलर लैमिना। अब लैमिना मतलब होता है 2D, एनी 2D बॉडी इज कॉल्ड अ लैमिना। देखिए रेक्टेंगुलर लैमिना की बात आई, मतलब रेक्टेंगुलर बॉडी विच इज 2D, 2 डायमेंशन होंगे केवल इसके। ट्रायंगुलर लैमिना का क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो ये आपको खुद से याद करना होगा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको याद करना ही होगा। बस आप एक चीज इसमें याद रख सकते हैं कि जितनी भी रेगुलर बॉडीज हैं उनका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर के बराबर ही आएगा। सो ओके, अब आप इसको याद कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड किस किस चीजों पे करती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने जैसे देखा मास पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मास की वजह से ही तो उसका वेट का फोर्स लग रहा है। और याद रखिए वेट और फोर्स एक ही बात होती है, हमने फोर्स को एक नाम दे दिया है दैट इज वेट, कोई अलग बात नहीं है। जैसे जब आप किसी अपना वेट मेजर करने के लिए डिवाइस पे खड़े होते हैं तो आपका मास नहीं मेजर करता है, वो आपका वेट मेजर करता है, वो उस फोर्स को मेजर करता है जो आप ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहे हो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स को वो मेजर करता है। आपका मास लेता है और उसको 10 या फिर जो ग्रेविटी होती है उससे मल्टीप्लाई करता है और आपका वेट आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप जो भी सोचें लेकिन वेट जो होता है वो हमेशा फोर्स के इक्वल ही आएगा। नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इससे ये आया कि हम लोगों ने जब इरेगुलर बॉडी के बारे में पढ़ा था तो उसका जैसे जैसे शेप चेंज होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। इसका मतलब उसके शेप पे डिपेंड करता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1, if we deform the body does the center of gravity change? तो इसका आंसर होगा yes, when we deform the body the center of gravity changes, जैसा कि हमने पढ़ा था irregular bodies के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, can center of gravity lie outside the body? अब क्या बॉडी के आउटसाइड लाई कर सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो आंसर है yes। अब देखिए ये रिंग है और जो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके आउटसाइड होता है और एकदम उसके सेंटर पे होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है जो आउटसाइड द बॉडी ही हुआ। जैसे दिस इज द रिंग, ये वाइट पार्ट है वो एक रिंग है और जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो बिल्कुल उसके बीच में होता है और इधर तो एयर होती है और ये इसके आउटसाइड लाई करता है, देयरफॉर इट कैन लाई आउटसाइड द बॉडी। अब एक और आते हैं, ये आपने कई बार देखा होगा, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बूमरैंग। अब जो बूमरैंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो भी इसके बाहर होता है इधर। इससे हमें ये पता चलता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाई आउटसाइड द बॉडी। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ये आपकी कंसाइज के बुक के हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज, मैंने बताया था जब भी बॉल आए या कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट आए हमेशा ग्रेविटेशनल जो उसका पॉइंट होगा या फिर उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दें वो हमेशा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। सो आंसर इज ए। अब सेकंड पे आता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज
अब आपने देखा था जो प्रीवियस स्लाइड थी, अगर आपने इसमें याद किया होगा, तो जो सॉलिड कोन है और इधर हॉलो कोन की बात की है तो ये h/3 पे होता है फ्रॉम बेस। बेस से बात हो रही है कि बेस से h/3 पे है, वर्टेक्स से नहीं। तो बेस से अगर h/3 पे है, इधर पे सेंटर ऑफ जो उसका ग्रेविटी ले, ओके व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, सो नाउ बेस से, ओके क्या दिक्कत आ रही, बेस से h/3 डिस्टेंस पे है, लेकिन हमें पूछा गया है कि वर्टेक्स से ये डिस्टेंस x कितना हुआ। अब टोटल डिस्टेंस h है इसका, सो x प्लस h/3 इज इक्वल टू h, सो x इज इक्वल टू 2h/3, आंसर इज 2h/3। अगर हॉलो कोन की बात की थी इसलिए हम लोगों ने h/3 लिया था, अगर सॉलिड कोन की बात करते तो हम लोग h/4 लेते। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, at which point is the center of gravity of a triangular lamina situated। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है और मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे होता है, तो आंसर इज ए। तो जिसको ये वाली स्लाइड याद है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुरंत कर सकता है। ओके, आज हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, टॉर्क के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स के क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बहुत सारे एमसीक्यूज भी करे और उनके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी समझे। अब जो अगला टॉपिक जिस पे वीडियो आएगी वो होने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये 2 मार्क्स का आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आना पक्का है और प्रोबेबिलिटी लगभग 90% है कि इसका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा, इसे जरूर देख लीजिएगा और ये जो वीडियो होगा वो आखिरी वीडियो होगा और इसके बाद फोर्थ चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद वीडियोस आएंगे वर्क, पावर, एनर्जी के। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।